Hello students, welcome to the lecture number 15 of class 12th physics unit electrostatics। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉस थ्योरम और हम देखेंगे कि किस तरह से हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास दिया हो तो हम गॉस थ्योरम की हेल्प से किस तरह किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम के साथ। गॉस टोल्ड अस दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिलेटेड टू चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, और वो सरफेस कैसा था? एक क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस ने हमें बताया कि ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हों, दैट इज रिलेटेड टू चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हमने बात की थी तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो किसी सरफेस को क्रॉस करती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जनरेट होती हैं? अगर कोई चार्ज होगा, उसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो रही होंगी। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन सरफेस इज रिलेटेड टू चार्ज। और गॉस ने इसे किस तरह से प्रूव किया है? दैट इज इट स्टेट्स दैट total electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई enclosed surface है, this is an enclosed surface। मान लेते हैं इस enclosed surface के अंदर कोई चार्ज Q है। तो हमें गॉस ने क्या बताया? दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज होगा दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज इक्वल टू द फ्लक्स, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वही यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम बिल्कुल सिंपल। कोई भी सरफेस अगर यहाँ पे चार्ज -q भी होता तब भी हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे हम साइन कंसिडर नहीं करेंगे। वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे साइन हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जितना भी कोई सरफेस चार्ज एनक्लोज करेगा दैट चार्ज डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉस थ्योरम। और हमें ये भी पता है, इसे हम दूसरा किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। क्लोज सरफेस इंटीग्रल सरफेस एरिया, ये हमने कल देखा था। From equation number 1 and from equation number 2 we can write that this implies E dot ds surface integral is equal to Q upon epsilon naught. This is Gauss theorem, or you can say this is Gauss law. Please pause the video to note it down. Now the next topic is to prove गॉस थ्योरम फॉर अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। देखिए सबसे पहली अजम्पशन हमारी क्या रहेगी, जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस। वी आर कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, आई होप इट्स विजिबल। कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस, let the radius of sphere is r and let O is the center of sphere। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं साथ साथ में लिखते चलते हैं। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r having center
O। इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं लेट दिस इज पॉइंट P। लेट अ पॉइंट P on the surface of sphere। और इस O पॉइंट पे मान लेते हैं अ चार्ज Q is placed at point O। let a charge Q is placed at the center of sphere। साथ साथ लिखते चलें जो जो हम कंसिडर करेंगे। इस चार्ज Q की वजह से जो इस स्फीयर के सेंटर पर है, ये बताइए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो हमें फंडा बिल्कुल क्लियर था कि वैसे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालनी होती है तो हमें दो चार्जेस चाहिए होते हैं, लेकिन जब हमारे पास चार्ज एक ही गिवन हो तो दूसरा चार्ज हम अज्यूम कर लेते हैं टेस्ट चार्ज। तो मान लेते हैं इस P पॉइंट पर मैंने रखा कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज, जिसकी वजह से इस O पॉइंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस O पॉइंट पर जो चार्ज Q है इसकी वजह से वो टेस्ट चार्ज ज़रूर फोर्स फील करेगा, क्योंकि वो इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जैसे ही मैं इस टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पर रखूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए क्या होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज Q0 होगा, दोनों के सेंटर को मिला लेते हैं। इसी लाइन को मैं कुछ आगे भी बढ़ा रहा हूँ, आई होप इट्स विजिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q की तरफ को होगी या Q के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सिंस दिस इज पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, both will repel each other, so direction of electric field will be in this direction. At point P the direction of electric field will be along OP। P से O की तरफ नहीं होगी, O से P की तरफ कुछ इस तरह से होगी। तो मान लेते हैं this is a unit vector in the direction of OP, so we have considered electric field at point P will be along a line OP। OP लाइन जो आगे एक्सटेंड हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। और हमने कंसीडर किया है एक यूनिट वेक्टर। लेट R is a unit vector along किस डायरेक्शन में है, दैट इज अलोंग OP। तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वैल्यू ऑफ यहाँ पे आप लिख लेना, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन हम चेक कर चुके हैं। तो हम ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square, and if I want to show the direction, I am pointing a unit vector here. This unit vector shows that the direction of electric field will be along OP because R unit vector is along OP. So this is the value of electric field at point P। अब मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मिटा रहा हूँ, हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख चुके हैं, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1। वी हैव टू प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं यहाँ पे P पॉइंट पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ जिसका एरिया है ds। लेट एन एरिया एलिमेंट having area as ds। इस छोटे से लेट एन एरिया एलिमेंट हैविंग एरिया ds एट पॉइंट P, किस पॉइंट पर हमने कंसीडर किया, दैट इज एट पॉइंट P। जब भी हम एरिया एलिमेंट की बात करते हैं हमें दिखाना होता है एक एरिया वेक्टर। तो इस छोटे से
एरिया एलिमेंट ds का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ आप क्या करेंगे, इस एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, उसी लाइन के अलोंग आपका एरिया वेक्टर होगा। तो जैसे ही मैं इस एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ मिलाता हूँ तो इसी लाइन पर, इसी लाइन के अलोंग हमारा एरिया वेक्टर होगा, दैट इज़ ds वेक्टर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज़ 0 डिग्री। आप एक बारी चेक कीजिए डायग्राम, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया एट पॉइंट P, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर हमने दिखाया। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E, तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर will be same as that of electric field. That means, that implies angle between electric field and area vector will be 0। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने जा रहा हूँ। सो द स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट विजिबल, लेट मी चेक, इसे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स for area element that is d phi, इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं। वी नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ds, E डॉट ds, और अगर डॉट हमें हटाना हो तो एंगल आता है दैट इज E ds cos theta, and the value of theta is 0 degree. If I place theta equal to 0 degree, cos 0 degree is 1, we will get as d phi is equal to E ds. Now ये हमने निकाला इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें फाइंड करना है कंप्लीट स्फीयर की, कंप्लीट जो हमारे पास स्फीयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा P पॉइंट पर। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो सो दैट वी कैन मेक स्पेस हेयर। तो हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज d phi इज इक्वल टू E इंटू ds, वेयर द वैल्यू ऑफ E ये भी हम निकाल चुके थे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon r square into r unit vector. Putting the value of E here, we will get 1/4 pi epsilon naught Q upon r square into r unit vector ds. यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है इसके नाम से ही क्लियर है, दैट इज यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 रख दूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं शो कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर हटाने का मतलब सिंपल है कि हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात अब नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज़ वैल्यू ऑफ r यूनिट वेक्टर इज़ 1। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही ये है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ d phi। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस enclosed surface. So total electric flux that is phi is equal to the surface integration of this d phi. Putting the value of d phi, surface integral 1/4 pi epsilon naught Q upon r square into ds.
इंटीग्रेशन का थंब रूल, जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं यानी जो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली हैं उनको आप इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं और जो चेंजिंग वैल्यू है उसे आप इंटीग्रेशन के अंदर रख सकते हैं। तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होने वाली इंटीग्रेशन के बाहर। Q इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, चार्ज जितना हम O पॉइंट पर हमने रखा है उसे हम चेंज नहीं करने वाले। Q इज़ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर ले आए। इस स्फीयर की रेडियस भी चेंज नहीं होगी, ये भी कांस्टेंट रहेगी, इसे भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आए। एक चीज़ जो चेंज होगी दैट इज़ दिस ds। ये एरिया एलिमेंट इतना सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी मैं कंसिडर कर सकता था, तो ये हमारे पास एक चेंजिंग एलिमेंट है। सो दिस इज सरफेस इंटीग्रल। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो द वैल्यू बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर एंड द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। जो जो चीज़ें कटती हैं आप काट सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, वी विल गेट फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज गॉस थ्योरम। Hence proved। तो यही हमें प्रूव करना था, वो हमने बिल्कुल सिंपल सा केस लेके यहाँ पे प्रूव कर लिया है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट और सीखना पड़ेगा दैट इज़ व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस क्या है? ये एक, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, गॉसियन सरफेस इज़ क्लोज्ड, सिमेट्रिक एंड एन इमेजिनरी सरफेस। तो ये सरफेस कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं, हमने अपनी समझ के लिए बना रखी हैं, वैसे ही हमने गॉसियन सरफेस को भी अपनी समझ के लिए बना रखा है, अपने कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए बना रखा है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी चार्ज की तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी होती है। वैसे तो हम ऑलरेडी मेथड जानते हैं कि कूलम्ब लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, पर ऐसे हमारे पास बहुत से कॉम्प्लेक्स केसेस आ जाते हैं जहां पर कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता। एप्लीकेबल तो हम नहीं कहेंगे, एप्लीकेबल तो होता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, इजी मेथड नहीं रहता। तो हम यूज़ करते हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ में हमने एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली क्या देखी है कि जो सरफेस होना चाहिए वो किसी चार्ज को एनक्लोज करे, यानी एक क्लोज सरफेस हो जिसके अंदर कोई चार्ज हो। तो गॉसियन सरफेस क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है, दिस इज चार्ज Q। इस चार्ज के अराउंड मैं कोई ऐसा क्लोज सरफेस बना दूं जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मान लेते हैं कोई चार्ज Q है हमारे पास, इस चार्ज Q के अराउंड अगर मैं ऐसा कोई क्लोज्ड सरफेस बना दूं जिस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहे, दैट सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हमें पता है इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें बनाना है एक गॉसियन सरफेस। मैंने क्या बोला, इस चार्ज के अराउंड, इस चार्ज के चारों तरफ कोई ऐसा सरफेस जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर कुछ और, इस पॉइंट पर कुछ और, इस पॉइंट पर कुछ और, जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब देखिए गॉसियन सरफेस हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस चार्ज Q से मान लेते हैं मैंने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट P। इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट लिया, दैट इज पॉइंट P। सिमिलरली इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लिया, ये भी R डिस्टेंस पर पॉइंट, ये भी R डिस्टेंस, चारों तरफ R डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट काट लिए और इन सब को मिलाने से जो सरफेस बना, इट विल बी अ गॉसियन सरफेस। रीज़न, इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी
वही इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, रीजन बीइंग डिस्टेंस सेम है और फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। सो हेयर E इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्टेंस। अगर चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस सेम तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरह से हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। ये तो था जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। क्या हो अगर हमारे पास लाइन चार्ज हो? उसको देखने से पहले डेफिनेशन देख लीजिए जो मैंने आपको बोला। हमने क्या बोला? किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E हो, यहाँ पर भी E हो, यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E हो, तो ऐसा सरफेस कहलाएगा गॉसियन सरफेस। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा हो सकता है? पहला केस पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, दूसरा केस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज होगा, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। द गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ क्लोज्ड सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at all points on the surface is same, that is called a Gaussian surface। पॉइंट चार्ज के लिए किस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, आई होप आपको क्लियर होगा। व्हाट इफ यू आर गिवन अ लाइन चार्ज? मान लेते हैं ये आपके पास लाइन चार्ज दिया है, इसके लिए आप किस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे? तो गॉसियन सरफेस क्या होगा? जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमेट्रिक होगा तो मैंने इस लाइन चार्ज से किसी डिस्टेंस r पर कोई पॉइंट P कंसिडर किया। सिमिलरली यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर भी r डिस्टेंस पर, यहाँ पर भी r डिस्टेंस पर, सबको हमने आपस में मिला दिया। सिमिलरली इस साइड r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट काट लिए। इन सब को मिलाने से जो सरफेस हमारे पास बना, दैट सरफेस विल बी अ सिलेंडर एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ गॉसियन सरफेस। ये सारे के सारे पॉइंट इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर हैं, तो जितनी वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उतनी ही यहाँ पर भी होगी, उतनी ही यहाँ पर भी होगी, उतनी ही यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर। तो इस तरह से हम डिफरेंट केसेस के लिए जो है वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको गॉसियन सरफेस का फंडा क्लियर होगा। आगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस किस तरह से गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे और क्या वो डिफरेंट केसेस रहते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कूलम्स लॉ की वैल्यू, दैट इज F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए कंसिडरेशन क्या रहती है, हमें कैसे पता चलेगा? पहले जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो अगर आप रिज़ल्ट को देखें तो हमें क्या चाहिए? दो चार्जेस होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस r होगी। तो हमारी कंसिडरेशन यहीं से स्टार्ट होती है। कंसिडर टू चार्जेस Q1 एंड अनदर चार्ज Q2। मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, चार्ज Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट B। तो हमने क्या कंसिडर किया, साथ साथ लिखते भी चलें। कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 placed in space at point A
एंड बी सेपरेटेड, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है आर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल आर। हमने दो चार्जेस Q1 Q2 कंसिडर किए, पॉइंट A एंड B पर हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। लेट E इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। मैंने क्या कंसिडर किया, इस चार्ज Q1 की भी कुछ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज Q2 की भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने कंसिडर किया कि इस B पॉइंट पर इस चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है E। अब इस E की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये Q1 चार्ज इस Q2 को कुछ इस डायरेक्शन में धकेलेगा आगे की तरफ। तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रहती है, तो यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1 एट पॉइंट B। इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस Q1 ने प्रोड्यूस की उसकी वैल्यू है E, और ये हमने इसकी डायरेक्शन शो कर दी है। सो ये हमने यहाँ पे लिखा दैट E इज़ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1। अब हमें फाइंड करनी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो हमें ये फाइंड करनी है गॉस लॉ की हेल्प से। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे कोई सरफेस ड्रॉ करूँ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये Q2 इससे कुछ दूर भागना चाहेगा, तो कितनी फोर्स से ये दूर भागेगा वही यहाँ पे लिखा है कि कितनी फोर्स ये Q2 चार्ज एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज Q1। तो हमें पता है दैट E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, दैट इज यहाँ पर Q0 है Q2, दिस implies दिस F इज इक्वल टू Q2 इंटू E, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा ये किस तरह से लिखा। ये फॉर्मूला हमें आता था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन से चार्ज की हम बात कर रहे हैं, दैट इज Q2। सो F अपॉन Q2, यहाँ से F की वैल्यू आ गई Q2 इंटू E, इक्वेशन नंबर 1। इसे ध्यान रखिएगा, ये हमारे अभी काम आएगी। सेकंड हमने बोला अब हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ E यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ E। तो गॉस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है एक क्लोज्ड सरफेस। सो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं एक गॉसियन सरफेस। लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अराउंड चार्ज Q1। इस Q1 चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो इस Q1 को मैं सेंटर मान के R डिस्टेंस का एक यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस क्या होता है ऑलरेडी हम देख चुके थे। एक पॉइंट चार्ज के लिए हम गॉसियन सरफेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये भी R डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी R होगी, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R, ये डिस्टेंस भी R सेंटर से। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, यही गॉसियन सरफेस होता है। तो वही हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। हमने किस तरह से ये ड्रॉ किया है,
taking A as center, draw a sphere of रेडियस r। हमने A को सेंटर लेके r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ किया है। अब हमें गॉसियन, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है एक एरिया एलिमेंट। तो इस B पॉइंट पर, दिस इज B पॉइंट, इस B पॉइंट पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट जिसका एरिया है ds। आई होप इट्स विजिबल। लेट अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एट पॉइंट B। इस B पॉइंट पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया ds। अब जब भी हम एरिया एलिमेंट कहीं पे ड्रॉ करते हैं तो हमें ड्रॉ करना है होता है उसका एरिया वेक्टर। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, तो आपको बिल्कुल सिंपल बताया है। उस एरिया एलिमेंट को सेंटर से मिलाइए, उस सेंटर को मिलाने वाली लाइन पर ही आपका एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। द डायरेक्शन ऑफ, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाए। हमने क्या किया, द डायरेक्शन ऑफ, आई होप आपको एरिया वेक्टर हमने किस तरह से ड्रॉ किया है क्लियर होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ी है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ E। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स लिखते हैं, फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट। इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। और दोनों के बीच में एंगल अगर मैं इसे लिखूं तो इट विल बिकम EDS cos थीटा एंड द एंगल इज 0 डिग्री, सो इट विल बिकम E इंटू ds। दिस इज डी फाई। ये लिखा हमने इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू। फॉर दिस कंप्लीट सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स that is phi is equal to surface integral E into ds। E को इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, सरफेस इंटीग्रल ds, और स्फीयर का सरफेस इंटीग्रल इज E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर। दिस इज phi। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी ऑल नो that phi is equal to charge enclosed upon epsilon naught। चार्ज कितना एनक्लोज हुआ, that is Q1 upon epsilon naught। from equation 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3 से we will get, स्पेस यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ, वी विल गेट E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन एप्साइलन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 अपॉन r का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इट्स नॉट विजिबल, अब आप देख सकते हैं हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट किया। इक्वेट करने पे हमारे पास E की वैल्यू निकल के आई, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 अपॉन r का स्क्वायर। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 1। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मेक स्पेस हेयर।
हमने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पुट वैल्यू ऑफ E in equation number 1. So the F will be equal to Q2 into E. E की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R square. On rearranging we will get F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R का square, which is the required equation, which is Coulomb's law. Please pause the video to note it down. Now the next topic is we have to find electric field due to a line charge. जो हमने बात की थी कि डिफरेंट हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, हम यहाँ पर किस तरह से गॉस लॉ को यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाला है। तो सबसे पहला है हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ लाइन चार्ज। तो जो जो चीज़ें हम कंसीडर करते जाएंगे वो यहाँ पे साथ में लिखते भी जाएंगे। तो हमने कंसीडर किया, कंसीडर एन इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। इन्फानाइटली लेंथ है इस लाइन चार्ज की, लाइन चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी। आपको ध्यान होगा जब हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो लाइन चार्ज के लिए हमने एक टर्म डिफाइन की थी, दैट इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम वही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर एन इन्फानाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे आप लिखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी एज लैम्डा। हमने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो चार्ज डेंसिटी है वो कंसिडर की है लैम्डा। लेट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। लेट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P at a distance R from line charge। ये P पॉइंट इस लाइन चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर है और इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो हमें यूज़ करना है गॉस लॉ, हमें यहाँ पे कूलम्ब लॉ यूज़ नहीं करना है। गॉस लॉ के लिए हमें चाहिए होता है एक एनक्लोज्ड सरफेस जिसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं गॉसियन सरफेस। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा। एक सिलेंडर बनता है, कैसे बनेगा, इस लाइन चार्ज से R डिस्टेंस पर हम डिफरेंट पॉइंट काटेंगे और उन सब को मिलाने पे जो हमें क्लोज सरफेस मिलेगा उसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं वी विल गेट लाइक दिस एंड दिस इज सिमेट्रिक। जिस तरह से यहाँ होगा वैसे ही यहाँ पर होगा। तो R डिस्टेंस पर, इतनी ही डिस्टेंस पर अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा और ये सरफेस हमें मिलेगा एक सिलेंडर। मान लेते हैं इस सिलेंडर की लेंथ है स्मॉल l। इफ दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी r। तो हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो यह चीज़ लिख लेते हैं, ड्रॉ अ Gaussian
सरफेस ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। हमने L लेंथ का और R रेडियस का एक सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड दिस इज गॉसियन सरफेस। अब इस P पॉइंट पर इसे मैं इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। इस P पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक कीजिए। इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर हमने कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा Q0, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, सेम। सिंस दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन चार्ज, जैसा डायग्राम इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कुछ ऐसी होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट O है। हमें सबसे पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज ds। हमारे पास यहाँ पर कंसीडर एन एरिया एलिमेंट ds। इस एरिया एलिमेंट ds पे जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तरीका आपको बिल्कुल सिंपल बताया था। उस एरिया एलिमेंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए और जो डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग ही हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी ही होगी। इस पॉइंट पर भी यही होगी, इस पॉइंट पर भी यही होगी। लेकिन हमारे पास अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 सरफेस हैं। दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड दिस, ये इनर वाला पार्ट जो हमारे पास बचा, दिस इज सरफेस नंबर 3। अगर यहाँ पर मैं कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट इस सरफेस 2 पर कंसीडर करता हूँ, तो उस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो ये बिल्कुल इसी रिंग की तरह है, ये बिल्कुल इसी की तरह है, इस तरह से प्लेस है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे होगा। सिमिलरली इसके लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। यानी अगर यहाँ पर मैं कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एरिया एलिमेंट डी फाई इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं सरफेस नंबर 1 के लिए। सरफेस नंबर 1 के लिए फॉर्मूला होगा E डॉट ds प्लस सरफेस नंबर 2 के लिए फॉर्मूला रहेगा सेम, E डॉट ds प्लस सरफेस नंबर 3 के लिए E डॉट ds। इसके नीचे आप लिख सकते हैं यह है सरफेस 1 के लिए, दिस इज़ फॉर सरफेस नंबर 2, दिस इज़ फॉर सरफेस नंबर 3। डॉट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा, E ds कॉस थीटा। यहाँ पे आप साथ में इसे किस तरह से रिजेंबल करें, यहाँ पे मैं साथ में लिख रहा हूँ 1 प्लस E ds cos थीटा फॉर 2 प्लस E ds cos थीटा फॉर सरफेस नंबर 3। अब हमें देखना है थीटा की वैल्यू इन तीनों सरफेसेस के लिए क्या क्या है। तो देखिए थीटा होता है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ये और इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, तो थीटा 0 डिग्री, इस केस में भी 90 डिग्री।
तो अगर आप देखें सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 के लिए थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, कॉस को 90 पुट करेंगे तो 0, हमारे पास बचेगा डी फाई विल बी ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज़ 1। सो हमारे पास जो फ्लक्स होगा इस कंप्लीट सरफेस के लिए वो सिर्फ ये जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है इसी की वजह से होगा। तो वो है ई डी एस। अगर हम कंप्लीट के लिए लिखना चाहें फॉर, या यहाँ पे ऐसे लिखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ या सरफेस इंटीग्रल ई डी एस। वेक्टर लिखना चाहें तो आप वेक्टर लिख सकते हैं साथ में। नाउ ई इज़ कांस्टेंट हेयर, ई को हम बाहर ले आए इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन के अंदर डी एस। वट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। सो फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें एक और चीज़ पता है, दैट इज़ वी नो दैट फाई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट करेंगे, वी विल गेट ई इंटू 2 पाई आर एल इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज Q नहीं था, हमारे पास एक लाइन चार्ज था, इन्फानाइटली लॉन्ग हमारे पास लाइन चार्ज था जिसकी चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा। तो हमें पता है, वी नो, जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, लैम्डा वॉज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। फ्रॉम हेयर वी विल गेट क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। Put this value in equation number, this is equation number 3. Put in equation number 3, we will get E into 2 pi RL is equal to lambda into L upon epsilon naught. L से L cancel, we will get E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon R. So this is the required value of electric field at point P, and from here you can conclusion आप एक ड्रॉ कर सकते हैं that E is inversely proportional to R। जैसे जैसे ये डिस्टेंस R बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। सो दिस इज़ कंप्लीट डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। तो आज हमने 2-3 डेरिवेशन किए हैं। सबसे पहले हमने देखा गॉस थ्योरम क्या होती है, हमने एक स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस के लिए गॉस थ्योरम को प्रूव किया, फिर हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब लॉ को प्रूव किया। नेक्स्ट हमने देखा एक लाइन चार्ज की वजह से हम गॉस थ्योरम को यूज़ करके किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास 1-2 टॉपिक और रहते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आई होप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। कोई डाउट अभी तक आया नहीं है, डाउट होने चाहिए, तभी पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।